अगर डॉक्टर को सही से लगाना नहीं आएगा तो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर कहीं पर भी स्किन पे कोई रेडनेस, जलन या इस तरह का कोई फिलर का जो ट्रीटमेंट है क्या ये बोटॉक्स से डिफरेंट है या ये सिमिलर है? जहाँ पर आपकी लाइनें बन रही हैं, अगर आप उसके अंदर वो मटेरियल डालते हैं तो फिलर उस जगह को भर देता है। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ कास्ट एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे स्किन ट्रीटमेंट फिलर के बारे में, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फेमस स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सकीना, लेज़र स्पेशलिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, नाज़रीन को बताएं कि फ़िलर एक्चुअल में टर्म क्या है? फिलर कफ़ील बेसिकली डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए होते हैं। ये इंजेक्शंस होते हैं जो कि हम स्किन के अंदर मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे नाम से ज़ाहिर है, ऐसा मटेरियल जो किसी हिस्से को भर दे, फिल कर दे। और इसमें बहुत सारी फिर हमारी टाइप्स आ जाती हैं। तो बेसिकली फ़िलर ऐसी चीज़ है जो कि स्किन की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक इसके बारे में बताएं कि फिलर का जो ट्रीटमेंट है क्या ये बोटॉक्स से डिफरेंट है या ये सिमिलर हैं दोनों? टेक्निकल इसमें डिफरेंस है। इस्तेमाल दोनों का बेसिकली स्किन को जवान करने के लिए है। ठीक है, फिलर भी हम यूज़ कर रहे हैं फॉर स्किन रिजुविनेशन, बोटॉक्स भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर स्किन रिजुविनेशन। बट दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि बोटॉक्स एक बेसिक प्रोटीन है जो कि आपके जब हम स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो आपके मसल्स को वो रिलैक्स करता है, जबकि फिलर एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो आपके स्किन के अंदर जहाँ पे खड्डे हैं, डिप्रेशंस है, जहाँ पर आपकी लाइनें बन रही हैं, अगर आप उसके अंदर वो मटेरियल डालते हैं तो फिलर उस जगह को भर देता है। तो बोटॉक्स डिफरेंट चीज़ का बना हुआ होगा, फिलर की जो कंसिस्टेंसी है वो डिफरेंट होगी, और इन दोनों की इसी वजह से इंडिकेशंस भी डिफरेंट होंगी और इस्तेमाल दोनों का फ़र्क हो जाता है। अच्छा, ये बताएं कि जो डर्मल फिलर है ये क्या सेफ़ है, और दूसरा ये कि काम कैसे करता है, और तीसरा ये कि ये कितना लॉन्ग टर्म चलता है, इसकी ड्यूरेशन क्या है? देखिए, जितने भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं ना, उसकी अगर हम सेफ़्टी की बात करें, चाहे वो फिलर है, चाहे वो बोटॉक्स है, चाहे वो थ्रेड्स है, इवन लेज़र्स भी हैं, तो उसमें सेफ़्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपका जो डॉक्टर उसको लगा रहा है, जो आपके ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, वो कितना क्वालिफाइड है, उसका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है। प्रॉब्लम्स तब आते हैं जब उनको लगाने का तरीका सही नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अगर डॉक्टर को एनाटमी सही से पता नहीं है स्किन की, आपको ये नहीं पता कि किस जगह से कौन सी ब्लड वेसल गुजर रही है, किस जगह से कौन सी आर्टरी गुजर रही है, किस जगह पे फिलर लगाना है, किस जगह पे फिलर नहीं लगाना है। अगर डॉक्टर की बेसिक एनाटमी अच्छी नहीं है तो वो चाहे जितना भी अच्छे से अच्छा फिलर यूज़ करेंगे वो नुकसान दे सकता है। और अगर डॉक्टर क्वालिफाइड है, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उसने बहुत सालों से और बहुत सारे पेशेंट्स में इंजेक्शंस इस्तेमाल किए हैं, तो डेफिनेटली आपको उस प्रोसीजर से साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं होंगे। जो दूसरा सवाल आपका कि ये कितना अरसा स्टे करता है, अब हम फिलर्स की एक्चुअली हम पहले थोड़ी सी मैं टाइप्स को एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद अगर हम इस पे बात करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। कि फिलर्स जो है ना, हमारे पास 3 तरह के होते हैं, परमानेंट, सेमी परमानेंट एंड टेम्परेरी या ट्रांजिएंट फिलर्स होते हैं। जो परमानेंट फिलर्स होते हैं वो सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, वो आप एक दफ़ा लगा लें किसी एरिया पे, दोबारा ख़त्म नहीं हो सकते। ज़्यादातर बॉडी के शेप वगैरह बनाने के लिए वो इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा जो आपके सेमी परमानेंट फिलर्स होते हैं वो फिलर्स होते हैं जो स्किन के अंदर से कोलेजन भी बना रहा होता है, तो उसमें आपके स्कप्टा जैसे आ जाता है। वो ऐसे फिलर्स होते हैं जो स्किन के अंदर कोलेजन या एक ख़ास प्रोटीन होता है जो स्किन को टाइट करता है, ये वो फिलर्स होते हैं। और फिर लास्ट में आते हैं हमारे टेम्परेरी या हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स, जो आजकल बहुत कॉमनली इस्तेमाल हो रहे हैं, और आज हम ज़्यादा बात भी हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स पे ही करेंगे क्योंकि ये FDA अप्रूव्ड है और साइड इफ़ेक्ट्स इसके कम से कम हैं। और दूसरी बात कि इसकी, अब आपका जो सवाल इस पे आ जाते हैं कि ये कितना अरसा स्टे करता है, तो जो हम बात करें हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स की, डिपेंड करता है किस एरिया पे इस्तेमाल हो रहा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसके अंदर फिलर की अपनी क्वांटिटी कितनी है। बट रफली अगर हम बताएं तो 9 मंथ से लेके 1 ईयर्स तक इसका स्टे होता है, 1 ईयर तक जर्नली। ऐसा होता है कि मैं रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो क्या ये जो प्रोसीजर मैंने फिलर का करवाया ये रिवर्सिबल है या ये इरिवर्सिबल है?
ओनली हाइलुरोनिक एसिड फिलर इज़ रिवर्सिबल। बाकी जितने भी फिलर्स हैं जिनका मैंने अभी पीछे नाम लिया है, PLA है, इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटेट है, ये कुछ ऐसे फिलर्स हैं। इवन फैट ग्राफ्टिंग कर रहे होते हैं, दे आर ऑल्सो फिलर्स, बट ये सारे के सारे इरिवर्सिबल है। जो हाइलुरोनिक एसिड फिलर है वो इसीलिए FDA अप्रूव्ड और सेफ़ भी है कि वो रिवर्सिबल है। अगर आपने किसी जगह पे फिलर इंजेक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल किसी की लिप की शेप बना दी हमने और पेशेंट ने शीशा देखा और उसको पसंद नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे, उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। और उसको डिज़ोल्व करने के लिए हाइलुरोनिडेज एक एंजाइम होता है जो कि हाइलुरोनिक एसिड को डिज़ोल्व करता है और वो विदिन मिनट्स काम करना शुरू करता है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं ना कफ़ील, जिनकी मिसमैनेजमेंट, जैसे आप पहले हम बात कर रहे थे ना कि अगर डॉक्टर को सही से लगाना नहीं आएगा तो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो फिलर का एक साइड इफ़ेक्ट इज़ डिसफिगरमेंट ऑफ द फेस। ठीक है, आपकी शेप चेंज कर देंगे, आपकी शक्ल बदल देंगे, आपकी नोज़ की शेप वैसी जैसे आप बनाना चाह रहे हैं वैसी नहीं बन रही। या अंडर आई फिलर इज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग। अंडर आई एरिया पे अगर बहुत क्वांटिटी में फिलर लगा देना तो वो आपने बेसिकली इस्तेमाल किया था यहाँ पे जो खड्डा था उसको भरने के लिए, आपने फिलर की क्वांटिटी लगा दी, वो 2 हफ्ते में पानी अब्जॉर्ब करता है और उसके बाद वो स्वेल हो जाता है। तो आँखों के नीचे बड़े बड़े आई बैग्स बने हुए होंगे, तो उसको ख़त्म करने के लिए आते हैं हमारे पेशेंट्स के, इसको ख़त्म करें, इसको डिज़ोल्व करें। तो एक इंजेक्शन आता है हाइलुरोनिडेज का और वो हम जैसे ही लगाते हैं वो फ़ौरन डिज़ोल्व करना शुरू कर देता है। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये होता है कि हाइलुरोनिडेज आपको विद इन ईयर, यानी कि अगर आपका फिलर साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो अक्सर फिलर्स माइग्रेट कर जाते हैं, वो अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह चले जाते हैं। तो हम पेशेंट को कहते हैं अगर आपने डिज़ोल्व कराना है कोशिश करें साल के अंदर अंदर फ़ैसला कर ले और उसको ख़त्म करा लें। सही। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मैं अगर पैरेलल ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूँ, लाइक मैं को बोटॉक्स भी साथ करवाना चाहता हूँ और साथ ही मैं फिलर ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूँ, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल है जी, लेकिन इसमें ना फिर आपको ये करना पड़ता है कि हम दोनों ट्रीटमेंट एक दिन नहीं कर रहे हैं, दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह दूंगी कि मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है जिसकी फ़ोरहेड पे लाइनें हैं और फ़ोरहेड की लाइनें उसकी बहुत गहरी बन गई हैं, ठीक है, कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो कि आप एक्सप्रेशंस देते हैं तो बनती हैं, और कुछ आपने देखे होंगे लोग ऐसे होते हैं जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है और वो अब एक्सप्रेशंस नहीं दे रहे, वो रिलैक्स बैठे हुए, आपको फिर भी लाइनें नज़र आ रही हैं। अब ऐसा पेशेंट कैंडिडेट होता है फॉर द बोटॉक्स एंड द फिलर बोथ। लेकिन फिर हम क्या करेंगे, हम उनको पहले बोटॉक्स लगाएंगे और फिलर उसका कम से कम 2 से 3 हफ्ते के बाद लगाएंगे। क्यों ये करेंगे? इसलिए क्योंकि जो बोटॉक्स है लिक्विड है, बिल्कुल पानी की तरह से होता है। अगर आपने 2-4 पॉइंट्स पे बोटॉक्स लगा दिया और उसी जगह पे आपने फिलर लगा दिया तो वो फिलर जो है हो सकता है उस बोटॉक्स के मटेरियल को इधर उधर डिस्प्लेस कर दे, किसी और जगह पर ले जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जहाँ पे हम इसका रिज़ल्ट आते थे वहाँ के बजाय किसी और जगह पर रिज़ल्ट आएगा या साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। दूसरी वजह ये कि इकट्ठे एक ही दिन इसलिए नहीं इंजेक्ट करेंगे क्योंकि बोटॉक्स जब आप लगाते हैं तो उसको कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं अपना कंप्लीट रिज़ल्ट देने में। तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये होगा कि आपके काफ़ी हद तक लाइनें क्लियर हो चुकी होंगी। अब जब आप फिलर लगाएंगे तो आपको फिलर की क्वांटिटी कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आपको हो सकता है पहले हम कहें कि जी 2 ml आप लगवा लें, तो बाद में जब आप 2 हफ्ते के बाद आएंगे क्योंकि काफ़ी हद तक लाइन्स बेहतर हुई हुई तो हम सिर्फ 1 ml यूज़ करेंगे, तो आपका पैसा भी बच जाएगा और आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। मैडम ये बताएं कि जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट है और फिलर ट्रीटमेंट है, इसके बारे में आप प्लीज़ ये डिस्टिंग्विश कर दें कि आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए किया जाता है ये ट्रीटमेंट या आपकी ये मेडिकल ट्रीटमेंट में आता है? बोटॉक्स और फिलर्स बेसिकली बने ही मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल होते थे पहले, लेकिन ये कि बाद में इस पर रिसर्च हुई और जो डिफरेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि आप बोटॉक्स और फिलर्स को स्किन की ब्यूटिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब बोटॉक्स और फिलर्स जो है वो कौन से मेडिकल इंडिकेशंस है, जैसे कि अगर किसी की स्किन के अंदर खड्डे बन रहे हो, कुछ स्किन डिजीज़ है जैसे मॉर्फिया है, लाइपोएट्रोफीज़ हैं, उसके अंदर आपकी जल्द के अंदर से फ़ैट ख़त्म हो जाता है, तो ऐसी जगहों पर हम फिलर डाल सकते हैं। आपकी एक होती वो तो कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट ही है, बट ये है कि है तो स्किन की डिजीज़, उसको बेहतर करने के लिए। इसी तरह बोटॉक्स जो है माइग्रेन में, एसेंशियल ब्लेफरोस्पैज़म है जिसमें आंखें बंद हो जाती है, आइज़ ड्राई हो जाती हैं, उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। किसी को पट्ठों का दर्द रहता हो उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। तो बोटॉक्स के बहुत सारे मेडिकल यूजेस भी हैं इसके अलावा, और इसी तरह फिलर भी हम मेडिकली बहुत सारे कंडीशंस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डॉक्टर सकीना ये बताएं कि अगर फिलर ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं तो इसके साथ आपको कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह जो हैं वो
रखने हैं एक पेशेंट के लिए आप प्लीज़? जिस दिन प्रोसीजर होता है पेशेंट का, उस दिन हम उनको कहते हैं कि एक तो इनिशियली आपने अगले 1 घंटे से लेके 4 घंटे तक स्किन को मसाज नहीं करना, रब नहीं करना, क्योंकि जहाँ पे हमने फिलर डाला है, फॉर एग्जांपल लिप्स वाले एरिया पे हमने अगर फिलर डाला है तो आप उसको बहुत ज़ोर से दबाएंगे, मसाज करेंगे तो वो डिस्प्लेस हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट एहतियात ये होती है कि अगर कोई पेशेंट ब्लड थिनर्स पे है तो हम कहते हैं कि आपने कुछ दिनों के लिए उसको अवॉइड करना है, क्योंकि जहाँ पे हमने प्रिक्स किए हुए हैं, इंजेक्शंस लगाए हुए हैं, वहाँ पे नील बन सकता है। तीसरी एहतियात ये है कि आपको अगर कहीं पर भी स्किन पे कोई रेडनेस, जलन या इस तरह का कोई प्रॉब्लम लग रहा होता है, आपने फ़ौरन डॉक्टर को रिपोर्ट करना होता है, क्योंकि फिलर का एक साइड इफ़ेक्ट ऐसा है जो कि पीछे हम जिक्र करना शायद भूल गए थे कि फिलर्स क्योंकि ऐसा मटीरियल है जो थिक होता है, हाइलुरोनिक एसिड का बना होता है, आपके ब्लड वेसल्स को ये ब्लॉक कर सकता है। तो अगर किसी जगह पे फिलर किसी आर्टरी के अंदर या किसी वेन के अंदर चला गया तो वहाँ की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, और जब वहाँ से खून की रवानी रुकेगी या ब्लड सप्लाई रुकेगी तो क्या नतीजा हो सकता है, वो एरिया डेड हो सकता है, आपकी स्किन रेड होगी इनिशियली, वहाँ दाने बन सकते हैं, आपको पेन हो सकता है। तो इस तरह की कोई भी आपको कॉम्प्लिकेशन लगती है तो आपने विद इन एज सून एज पॉसिबल आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है और उनको बताना है कि मुझे इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछनी है मैडम, ये बताएं कि जो फिलर का ट्रीटमेंट है आया ये पेनफुल है, और दूसरी बात ये कि अगर मैंने इंजेक्शन का फोबिया मतलब डर लगना वगैरह, इसके अल्टरनेटिव कोई और मेडिकेशन है फिलर की? जितने भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स इसमें इंजेक्शंस का इस्तेमाल हो रहा है डेफिनेटली पेनफुल होते हैं, बट उसका हल है हमारे पास, और वो हल ये होता है कि हम पेशेंट्स के ऊपर नमिंग क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। फिलर का इंजेक्शन प्रीफिल्ड सिरिंज में आता है, ठीक है। जब हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, हम या आगे उसकी टिप नीडल की लगा लें, या एक हमारे पास ब्लंट नीडल आती है, उसकी टिप शार्प नहीं होती है। तो अक्सर जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पेन होता है, उनका पेन का थ्रेशोल्ड अच्छा नहीं है, ऐसे पेशेंट्स में और इसके फिलर के प्रोसीजर को मज़ीद सेफ़ बनाने के लिए हम ब्लंट टिप कैनुलास इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपकी तकलीफ़ कम से कम होती है। फिर उसमें क्या करेंगे, जहाँ से हमने एंटर करनी है वो नीडल, सिर्फ उसी पॉइंट पे लोकल एनेस्थीसिया दे देंगे बहुत बारीक नीडल से, और उसके बाद हम वो नीडल जिसकी टिप शार्प नहीं है वो स्किन के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके नतीजे में आपको कम से कम पेन होता है। ऑल्टरनेट आपका जो सवाल है कि फिलर के अलावा कुछ और, तो फिर जितने भी चीज़ें हैं उसके अलावा वो मोर और लेस सारे के सारे पेनफुल है, बट देयर इज़ अ प्रोसीजर जिसको हम हाइफू कहते हैं, स्किन टाइटनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन अब अगेन वही बात आती है कि वो पेशेंट की इंडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट इज़ अ राइट कैंडिडेट फॉर दैट प्रोसीजर तो आप फिलर के अलावा और ऑप्शंस में उसको सोच सकते हैं। स्किन टाइटनिंग के लिए डिफरेंट लीजर्स आते हैं, वो लेस पेनफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंजेक्टेबल थिंग्स। हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिथ्स की, तो डॉक्टर सकीना ये बताएं नाजरीन को कि कुछ गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि ये कहा जाता है कि जो आपका फिलर का ट्रीटमेंट है या तो ये सिर्फ औरतों के लिए या बूढ़ों के लिए। दूसरा ये कहा जाता है कि ये एक बहुत अननेचुरल प्रोसेस है, और तीसरा ये कहा जाता है कि इसमें आपके एनेस्थीसिया की जो क्वांटिटी है वो इन्वॉल्व होती है, तो आपको मतलब डिफरेंट आपको जो है ना कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और द लास्ट वन ये कहा जाता है कि जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, यानी आपके जो फेस मूवमेंट है उसमें कोई पर्टिकुलर आप करवा रहे हैं तो उसमें ये होता है कि आपका वो फ्रीज़ हो जाता है जहाँ पे आप उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। इन गलत फहमियों को प्लीज़ आप जो है ना, इसमें सारी बात आती है कि आपके फिलर जब आप कर रहे हैं, डॉक्टर सिलेक्शन, पेशेंट सिलेक्शन, एज, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। जो आपका जो सवाल था कि जी जो कुछ लोग पेशेंट्स जब फिलर करवाते हैं तो उनकी स्किन के अंदर मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। बोटॉक्स के साथ भी ऐसा हो सकता है, फिलर के साथ भी ऐसा होता है, और ऐसा तब होता है जब फिलर की क्वांटिटी एक ही सेशन में बहुत सारी इस्तेमाल की जाए। 5-5, 6-6 ml ऑफ फिलर्स लोग लगवा लेते हैं इन अ सिंगल सेशन, तो डेफिनेटली उसने कहीं ना कहीं तो जाना है ना उस फिलर ने, तो उसके पास जगह ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। आप एक ही जगह पर ढेर सारा फिलर लगाएंगे तो फेशियल एक्सप्रेशंस आपके रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। उसका हल ये होगा कि जी कम से कम क्वांटिटी लगाएं। दूसरी बात कि डिसफिगरमेंट की आप बात कर रहे थे कि अगर पेशेंट कोई लगवा लेता है उसकी शक्ल बदल जाएगी, वो तब अगेन वही प्रोसेस कि अगर बहुत क्वांटिटी लग जाए
अननेचुरल रिजल्ट्स दें। जो डॉक्टर कर रहा होगा ना, वो डेफिनेटली आपसे पहले 15 से 20 मिनट या आधा घंटा उसके साथ आपकी कंसल्टेशन होगी, जिसमें उसने बैठ के आपके साथ सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करनी है कि आपको कैसे रिजल्ट्स चाहिए और हम आपको कैसे रिजल्ट्स दे सकते हैं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं पिक्चर लेकर कि जी हमारी ऐसी शक्ल बना दे, तो हम पहले उनके वो जो माइंड में मिसकंसेप्शंस होते हैं उसको क्लियर करते हैं कि हम आपकी शक्ल को इस हद तक लेकर जा सकते हैं। आपके लिप्स अगर बहुत पतले हैं तो हम उसको कुछ एक्सटेंड तक इम्प्रूव कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही आपकी शक्ल बदल सकते हो। अगर आप उस चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे, जैसी तस्वीर पेशेंट ने दिखा दी उसको करने की कोशिश करेंगे, तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा क्वांटिटी फिलर की यूज़ करनी पड़ेगी और फिर आप उसको अननेचुरल रिजल्ट्स देंगे, जो आजकल अनफॉर्चुनेटली हर जगह हो रहा है कि हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, या मॉडल्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं बहुत सारी जिनकी शक्ल अचानक से बदल जाती है। वो इसीलिए होती है कि उन्होंने, और लोग कहते हैं कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई, दे स्टार्ट विद द बोटॉक्स एंड फिलर्स इनिशियली एंड देन दे गो टू द प्लास्टिक सर्जरीज। तो वो बोटॉक्स और फिलर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह। और दूसरी बात कि सिर्फ ख़वातीन में नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे पास तो मेल्स भी बहुत सारे आ रहे होते हैं और इसमें जेंडर सिलेक्शन, जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है। इसलिए नहीं है कि जिसको जिस हद तक प्रॉब्लम है हम उसी को डील करेंगे। अब वो प्रॉब्लम मेल्स को भी हो सकती है, मेल की भी तो नाक टेढ़ी हो सकती है, मेल को भी अंडर आई एरिया पे डार्कनेस आ सकती है, बिल्कुल ऐसे ही मेल्स को तो फोरहेड लाइंस और रिंकल्स सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे लोग जिनको प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर से वो डिस्कस करेंगे और दे कैन गेट द हेल्प ऑफ द डॉक्टर विद द हेल्प ऑफ फिलर्स एंड बोटॉक्स, और आपकी स्किन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बट अगेन वही बात घूम फिर के आ जाती है कि आपकी और डॉक्टर की एक पेज पे आना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों ने बैठ के ये फ़ैसला करना है कि आया मुझे फिलर से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। और इसके अलावा कफ़ील, आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट था कि एज फैक्टर, बहुत बूढ़े लोग करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। बहुत बूढ़े लोगों की एक्चुअली स्किन के अंदर क्वालिटी ख़राब हो चुकी होती है, स्किन थिन हो चुकी होती है। जो हम शुरू से बोल रहे हैं कोलेजन है, इलास्टिन है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। एजिंग का प्रोसेस होता है, एजिंग का प्रोसेस सिर्फ स्किन के अंदर नहीं होता है, एजिंग का प्रोसेस आपकी बोन से स्टार्ट होता है। आपकी स्कल की शेप चेंज हो रही होती है, फिर आपके फैट होता है उसके ऊपर, वो डिज़ोल्व हो रहा होता है, फिर आपकी स्किन की क्वालिटी ख़राब हो रही होती है। तो ऐसे पेशेंट्स आर आइडियल कैंडिडेट फॉर प्लास्टिक सर्जरीज़। हम प्लास्टिक सर्जरी से उनको ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। बट यस, फिलर कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट, और फिर उनके लिए हमें और भी ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं, जिनमें स्किन बूस्टर्स है। स्किन बूस्टर्स क्या करते हैं, आपकी स्किन के अंदर से कोलेजन बनाते हैं। तो हमने पहले स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करना है, और उसके ऊपर जब हम फिलर और बोटॉक्स का इस्तेमाल करेंगे तो उनको फ़ायदा ज़्यादा होगा और नुकसान कम से कम होगा। अच्छा, अगर मैं ट्रीटमेंट करवाने जा रहा हूँ फिलर का, तो बीइंग अ कैंडिडेट मुझे किन बातों का ख्याल रखना है, और वो कौन सी बातें हैं जिनसे मैंने मुआलिज को अपने आगाह करना है? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हेपेटाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, तो प्लीज़ इसके बारे में ना नाज़रीन को आगाह कर दीजिए। डेफिनेटली आप जब अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी एक मेडिकल हिस्ट्री ली जाएगी। डॉक्टर ने आपकी पूरी स्टार्टिंग फ्रॉम योर डायबिटिक स्टेटस, आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, आप किसी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड थिनर्स पे तो नहीं है, इसके अलावा कभी किसी मेडिसिन से आपको रिएक्शन तो नहीं हुआ, और इसके अलावा आपको अगर खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज़ नीडल्स, तो हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को हमने उनके वो वाले मसले मसाइल साथ साथ हल करने हैं। ये नहीं है कि वो फिलर के लिए आ रहे हैं और हमने उन सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया, और इसीलिए इसी रीज़न की वजह से डायबिटीज़ जो है वो इज़ अ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर फिलर एंड बोटॉक्स। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है कि उनकी वुंड हीलिंग अच्छी नहीं है, उनकी इम्यूनिटी डाउन हुई भी है। ऐसे पेशेंट्स पे अगर बहुत मजबूरी आप कर सकते हो फिलर, लेकिन कर लिया तो उनको नुकसान भी हो सकता है। तो आपने पहले उनका डायबिटीज़ का कंट्रोल अच्छा देखना है, वो उनके बाकी मसले मसाइल हल हुए में हो तो आपने बाकी चीज़ों पे जाना है। आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपने जो चीज़ें, जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये है कि आपने, मैं हर पेशेंट को कहती हूँ कि अपने डॉक्टर के बारे में ज़रूर रिसर्च करें, आप उसकी क्वालिफ़िकेशंस देखें, नेट पे देखें, आपको हर जगह से डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन मिलती है। और मैं अक्सर ये भी कहती हूँ, मुझे शायद डॉक्टर कम्युनिटी जो है ना हमारी किसी दिन इस चीज़ पे आके रोके ही ना, कि मैं हर पेशेंट को कहती हूँ आप जाके अपने डॉक्टर का सर खाया
करें, दिस इज़ योर राइट, यू कैन आस्क द डॉक्टर कि आपका कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आप ये जो प्रोसीजर कर रहे हैं आपकी इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग भी है कि नहीं है। हमारी सोसाइटी में तो हर दूसरा तीसरा बंदा जो है ना हर तरह का प्रोसीजर कर रहा है, तो दिस इज़ योर ड्यूटी कि आप पहले रिसर्च करें डॉक्टर इज़ क्वालिफाइड और नॉट। और फिर मैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात पेशेंट को ये कहती हूँ कि आपने डॉक्टर के पास बैठ के एक पेज पे इसलिए आना है कि आपको जो रिजल्ट्स चाहिए, अगर डॉक्टर ने कहा कि नहीं हम इसको किसी और तरीके से करेंगे और आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपने फिर भी उनसे प्रोसीजर कराया, तो फिर डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स होंगे। तो इन चीज़ों का ज़रा सा अपनी रिसर्च करके, आजकल हर जगह पर आपको हर चीज़ मिल जाती है। मेरा यही सवाल था आपसे एक्चुअली कि डिफरेंट क्रैक्स होते हैं, अब उनको कैसे हम जो है ना, रिस्क फैक्टर तो हर जगह पे होता है, एक्सपर्ट्स होते हैं, आप उनके पास भी जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये डर तो लगा ही रहता है कि इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट, क्योंकि जो ये ट्रीटमेंट्स होते हैं फिलर के हो गए, बोटॉक्स हो गए, मोस्टली दे आर कॉस्टली, तो कॉस्ट इकॉनमी के चक्कर में क्या करते हैं, स्विच करते हैं। इसमें आप प्लीज़ बता दें कि उसके क्या नुकसान होते हैं। देखिए उसमें ना जो आपने कॉस्ट की बात की है ना, उसमें पता है फिलर्स की केस में क्या चीज़ हो रही होती है कि फ़िलर्स आर मेड ऑफ कंपनीज़ का बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क है ना, कोरियन है, इटालियन है, अमेरिकन है, फ्रेंच है, तो ये डिफरेंट ब्रांड्स आ रहे होते हैं और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ब्रांड्स की कॉपीज़ भी आ रही होती है। अब आपका अगर डॉक्टर क्वालिफाइड होगा और वो ऑनेस्ट होगा आपके साथ, तो वो पहले आपको बताएगा कि हम आपके ऊपर कौन सा वाला फ़िलर यूज़ कर रहे हैं, वो आपको दिखाएगा भी कि हमने ये वाला फ़िलर यूज़ किया, क्योंकि ऐसे केसेस होते हैं कि लोग हमारे पास आते हैं, किसी क्वैक से उन्होंने इंजेक्शन लगवा लिया, उन्होंने ना दिखाया ना बताया और 3 महीने के अंदर अंदर उसका रिज़ल्ट ख़त्म हो गया। वो शायद कोई चाइनीज़ फ़िलर यूज़ किया होगा, कोई चीप फ़िलर उन्होंने यूज़ किया होगा और उसके साथ उनको कोई मसले मसाइल भी डेफिनेटली होंगे। इसलिए मसले मसाइल होंगे कि जो चीप प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्किन के अंदर इन्फेक्शंस करना, ग्रेनुलोमास बनाना, आपको लम्प्स फील हो रहे होंगे, गिल्टियाँ बनी हुई होंगी, और सबसे बुरा जो साइड इफ़ेक्ट फ़िलर का होता है ना, जिसको हम बायोफिल्म कहते हैं, वो एक जो फ़िलर का अपना मटीरियल है ना, उसके गिर्द जरासीम या बैक्टीरिया अपनी एक पूरी की पूरी एक लेयर बना लेते हैं, और वो लेयर इतनी रेजिस्टेंट होती है कि जब तक आप उस फिलर को डिज़ोल्व नहीं करेंगे, उसको निकालेंगे नहीं, तब तक वो आपका इन्फेक्शन चलता रहेगा और हो सकता है पस निकलती रहे आपकी जल्द के ऊपर से। तो आपके डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो डेफिनेटली आपने ये भी देखना है वो फिलर किस क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं। अगर चीप क्वालिटी होगी प्रॉब्लम्स होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जिसका हम जिक्र पहले भी करते रहे कि ब्लाइंडनेस हो सकती है विद द फिलर्स, और बहुत रेयर चीज़ है, रिपोर्टेड है इन थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन हंड्रेड्स, इन लेस दैन 100 केसेस हो चुके हैं अब तक, और वो भी तब हो रहा होता है जब आपका जो डॉक्टर है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसको स्किन के बारे में सही से नहीं पता, उसने किसी गलत जगह पे इंजेक्ट कर दिया। और गलतियां तो किसी से भी हो सकती है, चाहे वो एक्सपीरियंस भी उससे गलती हो सकती है, लेकिन जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होगा उसको पता होगा कि मैंने फ़िलर किसी गलत जगह पे चला गया है, किसी आर्टरी में चला गया, तो अब इसके साइन सिम्टम्स क्या है और इसको मैंने रिवर्स कैसे करना है। तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाने का फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई चीज़ गलत हो भी जाती है तो वो आपको उसी टाइम रेस्क्यू भी कर देंगे। डॉक्टर सकीना, आप एक तो पहली बात ये बताएं कि ये प्रोसीजर्स इतने महंगे क्यों हैं, और प्रोग्राम के एंड के ऊपर आप नाज़रीन के लिए कोई अहम पैगाम देना चाहें तो आप प्लीज़। अच्छा, कफ़ील बेसिकली क्यों इतने एक्सपेंसिव है, क्योंकि हम जितने भी ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं इनको हम कहते हैं कि दीज आर नॉट द नेसेसिटी, इट्स अ लग्जरी बेसिकली। तो जिसको प्रॉब्लम लग रही होगी वो करवाएंगे, लेकिन अब साथ में क्योंकि आपने कहा कि मुझे एक टेक होम मैसेज भी देना है, तो टेक होम मैसेज ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कम से कम फिलर और बोटॉक्स पे जाने की ज़रूरत कम से कम पड़े, तो उसके लिए आपको अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना होगा। और स्किन को ख्याल रखने में आपकी डाइट, जिनमें फल सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, स्ट्रेस जो कि बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को डैमेज करता है, आपने वो कम से कम लेना है, आपका सन एक्सपोजर बहुत कम होना चाहिए, और लास्टली आपकी पानी की इंटेक बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये चंद अवामिल ऐसे हैं जिनका अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करें और इनका ध्यान रखें तो आपको इस तरह के एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स पे जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। और मैं हमेशा एक टेक होम मैसेज ज़रूर ये देती हूँ कि ड्रिंक हेल्दी, वेयर हेल्दी एंड ईट हेल्दी, ये 3 चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। ड्रिंक हेल्दी में आपका पानी एंड फ्रेश जूसेस, ईट हेल्दी में फल और सब्जियां बहुत ज़्यादा, और वेयर हेल्दी में एक तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत आपने करना है, और आपके जितने भी कॉस्मेटिक आइटम्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए।
जी नाज़रीन, ये थी हमारे साथ डॉक्टर सकीना, स्किन स्पेशलिस्ट फ्रॉम सकीना क्लिनिक्स। उम्मीद करते हैं इनके दिए गए इंस्ट्रक्शंस, इनके दिए गए मैसेजेस आपके लिए मुफीद साबित होंगे। इंशाल्लाह एक नए एपिसोड के साथ फिर हाज़िर होंगे।